हेलो डियर फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स। आज हम इनकम टैक्स के शॉर्ट क्वेश्चंस जो से हैं फर्स्ट चैप्टर के वो रीड आउट करेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा बनता है डिफाइन एसएससी। जब हम एसएससी को डिफाइन करेंगे तो इसमें दो शॉर्ट क्वेश्चन और हैं वो कवर हो जाते हैं, जैसे रिप्रेजेंटेटिव एसएससी क्या होता है या एसएससी इन डिफॉल्ट का मतलब क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न्स, मार्जिनल मिनिमम ये है एमएमआर, इसका फुल फॉर्म क्या है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब है मैक्सिमम मार्जिनल रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पर्सन का है, यह पर्सन की डेफिनेशन पूछ सकते हैं या फिर इस क्वेश्चन को इस तरह से लिखा जा सकता है डिस्कस द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 डिफाइंस द पर्सन। अब इसके बाद नेट टोटल इनकम का क्वेश्चन है हमारा शॉर्ट क्वेश्चन। इम्पोर्टेंस क्या है असेसमेंट ईयर्स की, प्रीवियस ईयर्स क्या होता है, ये हम अपने लॉन्ग क्वेश्चन में कवर कर चुके हैं। इस टॉपिक को ये आप वीडियोस में देख सकते हैं जो मैंने आपको फर्स्ट भेजी है, इसकी लॉन्ग क्वेश्चन में कवर किया है। स्लैब ऑफ इनकम टैक्स फॉर इंडिविजुअल कैजुअल इनकम, ये कैजुअल इनकम वाला क्वेश्चन ना हम इसको कवर करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। फ़िलहाल अभी इस फर्स्ट चैप्टर में हम इसको नहीं कवर करने वाले। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं एसएससी क्या है, एसएससी कितने तरह के होते हैं, इस चीज़ को हम डिफ़ाइन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट एसएससी। देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एसएससी जो है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 के अंदर कवर किया जाता है इसका डेफिनेशन को। तो एसएससी का मतलब क्या है? एसएससी मीन्स पर्सन्स बाय होम एनी टैक्स और एनी अदर सम्स ऑफ मनी इज पेबल, जिसके ऊपर कोई टैक्स बनता है या उसने कोई मनी पे करनी है अंडर दिस एक्ट, तो उसको हम एसएससी बोल देते हैं। इसमें कौन कौन से पर्सन इंक्लूड किए जाएंगे उसकी बात करते हैं। सबसे पहले एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम, एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम, कोई भी पर्सन जिसके रिगार्डिंग एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट, कोई प्रोसीडिंग चल रही है उसके अगेंस्ट, कोई कार्रवाई हो रही है, या फिर उसने असेसमेंट ईयर के दौरान कोई इनकम जनरेट की है जिसका टैक्स असेस होना है, या फिर उसने लॉस की रिटर्न फाइल की है, या उसका कोई रिफंड ड्यू बनता है। जैसे यहाँ पे पढ़ते हैं एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम एनी प्रोसीडिंग अंडर द एक्ट हैव बीन टेकन फॉर द असेसमेंट्स of his incomes or income of any other persons in respect of which he is assessed or loss sustained by him, or the any amount of refund due to him or to such persons। यहाँ पर मेनली हमारे पढ़ने वाली बात है कि उसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई हो रही है या कोई उसने इनकम कमाई है, उसके ऊपर टैक्स असेस होना है, या फिर उसकी लॉस की कोई रिटर्न है, या उसका कोई रिफंड बनता है डिपार्टमेंट से लेने वाला, तो उन सब बंदों को हम क्या बोलेंगे, एसएससी की डेफिनेशन में कवर करेंगे। या एवरी पर्सन्स हु इज़ डीम्ड टू बी एन एसएससी, कुछ पर्सन्स ऐसे हैं जो इनकम टैक्स एक्ट की प्रोविज़न के अंदर उनको हम मान लेते हैं कि ये एसएससी डीम्ड टू बी द एसएससी मान लें। थर्ड में इन्होंने लिखा है एवरी पर्सन्स हु डीम्ड टू बी एन एसएससी इन डिफॉल्ट। डियर स्टूडेंट, एसएससी इन डिफॉल्ट का मतलब क्या हुआ? जिसने कोई डिफॉल्ट किया है अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, तो उसको भी हम एसएससी की डेफिनेशन में कवर करते हैं। तो अब ये ए पॉइंट है जो सा, इसमें जो भी काम हो रहा है वो ऑर्डिनरी एसएससी की बात हो रही है वहाँ पे। तो यहाँ पे नीचे डिफाइन किया उन्होंने ऑर्डिनरी एसएससी में क्या कौन से पर्सन इंक्लूड होते हैं। इट इंक्लूड्स एनी पर्सन्स अगेंस्ट होम द प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट इज गोइंग ऑन, जिसके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग चल रही है, कोई कार्रवाई चल रही है अंडर द एक्ट। इससे कोई मतलब नहीं है कि उसका टैक्स बनता है नहीं बनता है, पेएबल है टैक्स या नहीं पेएबल, उसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई चल रही है टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, तो उसको भी हम ऑर्डिनरी एसएससी में कवर कर लेंगे। सेकंड, कोई भी पर्सन जो लॉस की रिटर्न लॉस सस्टेन कर रहा है और वो अपनी रिटर्न फाइल कर रहा है सेक्शन 139 सबसेक्शन 3 के अंदर,
लॉस की रिटर्न फाइल कर रहा है, तो उसको भी हम ऑर्डिनरी एसएससी के अंदर कवर कर लेंगे। कोई भी पर्सन्स बाय होम एनी इंटरेस्ट टैक्स पेनल्टी इज पेबल, जिसने कोई इंटरेस्ट टैक्स पेनल्टी पे करनी है वो भी इसके अंदर कवर हो जाएगा। कोई रिफंड है अगेंस्ट द डिपार्टमेंट्स, तो वो पर्सन भी इसके अंदर हम कवर कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड, अब हम नेक्स्ट एसएससी की बात करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। अब बात कर रहे थे हम जैसे रिप्रेजेंटेटिव एसएससी और डीम्ड एसएससी की। देखो इसके नाम से पता चल रहा है कि वो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है द पर्सन मे नॉट बी लाइबल ओनली फॉर हिज ओन इनकम्स और लॉसेज बट आल्सो द इनकम और लॉसेज ऑफ अदर पर्सन, जैसे गार्डियन है या माइनर है या लुनेटिक है, एजेंट है, नॉन रेजिडेंट है, ये पर्सन खुद अपनी रिटर्न नहीं भर सकते, तो इनके बिहाफ पर जो भी इनकी रिटर्न भरेगा उसको हम डीम्ड एसएससी की कैटेगरी में लेके जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है इन सच केसेस अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द असेसमेंट्स ऑफ इनकम्स और सच पर्सन इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। अब ये रिप्रेजेंटेटिव एसएससी के कुछ एग्जाम्पल है नीचे, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, उसकी डेथ हो गई, उसने अपनी विल लिखी है, राइटिंग इज अ विल, जिस भी बंदे के नाम पर उसने अपनी प्रॉपर्टी या विल लिखी है उस पर्सन को हम डीम्ड एसएससी मान लेंगे। द एग्जीक्यूटर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज इज डीम्ड एज एसएससी। अब एक पर्सन और है सेकंड एग्जांपल में, उसकी डेथ हो गई पर विदाउट राइटिंग हिज विल, उसने अपनी विल नहीं लिखी, तो उसका एल्डर सन है या अदर लीगल हायर, उसको हम डीम्ड एसएससी मान लेंगे। अब माइनर है, लुनेटिक है या इडियट है, उनकी कोई इनकम है, हैविंग अ इनकम टैक्सेबल अंडर द एक्ट, उनका गार्डियन को जो भी उनको देखभाल कर रहा है उनकी, तो गार्डियन, उसको हम डीम्ड एसएससी मान लेंगे। अब नॉन रेजिडेंट पर्सन है, ठीक है, वो खुद तो आके रिटर्न नहीं भर सकता, उसने अपना कोई ना कोई पर्सन यहाँ पे अपने बिहाफ पे रखा होगा रिटर्न भरने के लिए, तो एक्टिंग हिज बिहाफ इज डीम्ड एसएससी, जो भी उसके बिहाफ पे एक्टिंग कर रहा है, यहाँ पे उनकी रिटर्न भर रहा है, तो उसको हम डीम्ड एसएससी मानते हैं। अब बात आती है एसएससी इन डिफॉल्ट का मतलब क्या है। एसएससी इन डिफॉल्ट का मतलब क्या है, द पर्सन इज डीम्ड टू बी एसएससी इन डिफॉल्ट। कब मानेंगे हम वो डिफॉल्ट कर रहा है, इफ ही फेल टू फुलफिल हिज स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन, जो उसकी स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन है, जो उसकी कानूनी दायित्व है, उनको पूरा करने में वो फेल हो रहा है, तो उसको एसएससी इन डिफॉल्ट बोलेंगे। इन केस द एम्प्लॉयज पेज अ सैलरी, एम्प्लॉयर जो सा है सैलरी पे कर रहा है, और पर्सन हु इज पेइंग द इंटरेस्ट, या कोई पर्सन है जो इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो उसकी ड्यूटी बनती है जो भी वो पैसे अपने एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं उसमें से टीडीएस काटे। लिखा हुआ है डिडक्ट टैक्स एट ए सोर्स एंड डिपॉजिट द अमाउंट्स ऑफ टैक्स सो कलेक्टेड इन द गवर्नमेंट ट्रेजरी। जो भी उन्होंने टीडीएस काटा उनकी सैलरी में से उसको गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कराएं, ट्रेजरी में जमा कराएं। इफ सच पर्सन फेल टू डिडक्ट द टीडीएस, अगर वो पर्सन टीडीएस काटने में कोई गलत काम करता है, नहीं काटता, तो भी वो एसएससी इन डिफॉल्ट है। या डिडक्ट द टैक्स, उन्होंने टैक्स तो काट लिया बट उसको डिपॉजिट नहीं कराया गवर्नमेंट ट्रेजरी में, तब भी उसको हम एसएससी इन डिफॉल्ट की कैटेगरी में लेके जाते हैं। तो यहाँ पे हमें 3 डेफिनेशन पढ़ी हमने इसमें पर्सन के केस में, ऑर्डिनरी पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन और एसएससी इन डिफॉल्ट। तो आपको ये तीनों डेफिनेशन एक्सप्लेन करनी है। अब जो हमने क्वेश्चन देखे थे उन क्वेश्चन में देखिए क्या था। फर्स्ट क्वेश्चन था एसएससी क्या है, वो हम एसएससी की डेफिनेशन दे सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव एसएससी का क्वेश्चन आ गया तो उसको भी हम लिख सकते हैं अब शॉर्ट क्वेश्चन में। एसएससी इन डिफॉल्ट आता है तो उसको भी हम क्वेश्चन में डिफाइन कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। एग्जाम्पल देने की तभी ज़रूरत पड़ेगी अगर ये अकेला आता है, अगर फुल आ जाता है तो फिर आपको एसएससी में थोड़ा थोड़ा अपना एक्सप्लेन करना है उन सब चीज़ों को। ठीक है फ्रेंड, अब नेक्स्ट हम एवरेज रेट ऑफ टैक्स की बात करते हैं। एवरेज रेट ऑफ टैक्स क्या है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन, एवरेज रेट ऑफ टैक्स क्या होता है। एवरेज रेट ऑफ टैक्स की डेफिनेशन इन्होंने सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 के अंदर दे रखी है। जैसे कि हमें मालूम है कि जितनी भी डेफिनेशंस होती हैं
वो सेक्शन 2 के अंदर कवर होती हैं। तो यहाँ पे लिख रहा है एवरेज रेट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ इनकम टैक्स means the rate arrived at by dividing the amount of income tax calculated on total incomes by the such total income। तो सीधा फार्मूला बन गया कि जो भी आपने टैक्स पे किया है उसको हम टोटल इनकम से डिवाइड कर दें तो उससे एक रेट निकल के आता है। जैसे हम कहते हैं कि मान लीजिए आपने इंटरेस्ट पे किया 10,000 रुपये, तो 1 लाख का लोन लिया था, 1 लाख के लोन के ऊपर 10,000 रुपये इंटरेस्ट पे किया। तो आपसे पूछूँ रेट क्या लगा, तो आप बोलोगे 10% रेट लगा। तो वही रेट निकाल रहे हैं हम यहाँ पे। तो एवरेज रेट ऑफ टैक्स क्या लग रहा है हमारा, वो निकाल रहे हैं। तो टोटल टैक्स में एजुकेशन सेस और सरचार्ज, हेल्थ एजुकेशन सेस और सरचार्ज, ये दोनों जोड़ के हमने टोटल इनकम से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई 100 करना है, तो आपके पास एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकल के आ जाएगा। तो इस डेफिनेशन को डिफाइन करना कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल देनी है, तो आप दे सकते हैं फ्रेंड। अब जैसे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम मार्जिनल रेट। मैक्सिमम मार्जिनल रेट क्या होता है, ये क्वेश्चन भी शॉर्ट नोट के तौर पर आया हुआ है पेपर में। इसमें कुछ भी नहीं है डियर स्टूडेंट्स, सिंपल सी बात है कि एक इंडिविजुअल या एओपी और बीओआई वो मैक्सिमम हाईएस्ट स्लैब उनका क्या है, मैक्सिमम कितना टैक्स दे सकते हैं वो। देखो लिख रहा है यहाँ पे, इट मीन्स द रेट ऑफ इनकम टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज on income tax if applicable in relation to the highest slab of the income in case of individual AOP or BOI specified in the Finance Act in the relevant years. At present the assessment year 2022-23 क्या रेट चल रहा है मैक्सिमम, 30% का स्लैब है हमारा मैक्सिमम। तो मैक्सिमम रेट 30% का है एक्सक्लूडिंग सरचार्ज और एजुकेशन सेस। अब हम MMR निकालना चाहते हैं, तो उसमें क्या करेंगे सबसे पहले, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल इनकम है, 1 मिनट रुकिए, यहाँ पे इंडिविजुअल की टोटल इनकम कितनी है, अगर 50 लाख से नीचे है तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, वो 31.2% का रेट है, इसमें इंक्लूडिंग सरचार्ज नील है, सरचार्ज नहीं लगता अगर 50 लाख की आपकी इनकम है। तो हेल्थ एजुकेशन सेस 4% है। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे की है उसने, यहाँ पे देखिए 30% था, 30% के बीच में क्या किया उसने, प्लस किया कितना, 30% का 4% कर लीजिए। जब ये कर लोगे तो आपके पास निकल के आएगा 31.2%। कहने का मतलब क्या है, जो आपका 30% का रेट है उसमें 4% का एजुकेशन सेस जोड़ेंगे हम, तो हमारे पास ये निकल के आएगा 31.2%। ये क्या है हमारा मैक्सिमम मार्जिनल रेट। अब हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं नेक्स्ट में। मान लीजिए इंडिविजुअल की इनकम जो सी है 50 लाख के ऊपर है, 50 लाख के ऊपर है बट 1 करोड़ से नीचे है, 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में उसकी इनकम है, तो उसके ऊपर 10% के हिसाब से सरचार्ज लगता है। तो अब क्या करोगे, सबसे पहले यहीं पे लिखता हूँ मैं एक बार दोबारा से, पहले क्या करोगे, 30% आपकी इनकम है, 30% टैक्स रेट है, इसमें प्लस कर दो 30% का 4% कर दो, 30% मल्टीप्लाई 4%, तो आपके पास क्या निकल के आया था, जो भी वैल्यू निकल के आएगी उसके बीच में प्लस करना है, कितना पोर्शन इसमें प्लस करना है, जो आपकी ये वैल्यू निकल के आई है इसके ऊपर 10% और जोड़ दीजिए। कहने का मतलब क्या है, जो 30% के बीच में ये वैल्यू जोड़ के आई, एजुकेशन सेस जोड़ के जो वैल्यू बनी, उस वैल्यू के ऊपर 10% जो आएगा वो जोड़ना है आपको। तो आपके पास ये 34.32% निकल के आ जाएगा। इसको मैं अभी कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि ये चीज़ जो सी है, मैं अभी इसको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, अभी मैं एक्सेल खोलता हूँ एक बार, ये देखिए। अब हमारा मैक्सिमम स्लैब रेट क्या था, 30% था।
इसमें एजुकेशन सेस 4% जोड़ना था, 30 का 4% किया तो एक 1.2 आ गया, तो उसको हमने प्लस किया, यहाँ पर ये कितना निकल के आ गया 31.20 निकल के आया। इसके ऊपर मैंने आपको बोला कि सरचार्ज जोड़ेंगे। सरचार्ज कितना था 10% था। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ 50 लाख से 1 करोड़ के बीच बीच में आती है तो 31.2 का 10% किया तो वो आया 3.12 आया। तो यहाँ पर अब टोटल जो हमारा मैक्सिमम मार्जिनल रेट निकल के आ रहा है, जिसको हम बोल सकते हैं MMR, वो कितना निकल के आ रहा है 34.32 का MMR निकल के आता है। तो इस तरह से ही हम जितने भी ये कैलकुलेशंस हैं वो निकालेंगे। जैसे अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से कम है, 2 करोड़ से ज़्यादा है तो यहाँ पर सरचार्ज 15% प्लस हो जाएगा। अगर आपकी इनकम जो सी है 2 करोड़ से कम है, 5 करोड़ से ज़्यादा है तो यहाँ पर 30% में 4% ऐड करने के बाद 25% सरचार्ज ऐड हो जाएगा। 5 करोड़ से ज़्यादा है आपकी इनकम तो यहाँ पर 37% जो सा है सरचार्ज ऐड होता है। तो इस तरह से हम मैक्सिमम मार्जिनल रेट निकाल सकते हैं। इसको भी आप आसानी से डिफाइन कर सकते हैं फ्रेंड। तो आपको क्या कुछ याद करना पड़ेगा इसमें, एक तो स्लैब याद करने पड़ेंगे। 50 लाख तक सरचार्ज नहीं रखता, 50 से 1 करोड़ के बीच में 10% सरचार्ज है, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में 15% सरचार्ज है, 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में आपका 25% सरचार्ज है, 5 करोड़ से ऊपर 37% सरचार्ज है। अगर ये सरचार्ज के रेट याद हो जाते हैं तो आप इसको आसानी से डिफाइन कर सकते हो एग्जांपल्स में। अदरवाइज़ आप इतना भी लिखोगे कि मैक्सिमम जो हाईएस्ट स्लैब के बीच में हम एजुकेशन सेस और सरप्लस जोड़ के जो वैल्यू निकालते हैं उसी को हम मैक्सिमम मार्जिनल रेट बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन, वो पर्सन है। पर्सन क्या होता है? पर्सन में हम बेसिकली इनकम टैक्स में पर्सन 7 टाइप के हैं। ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। जैसे इंडिविजुअल है, HUF है, कंपनी, फर्म्स, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स, नॉट फाइलिंग्स विद इन एनी प्रोसीडिंग ऑफ सब क्लॉज। तो हम ये सभी पर्सन्स को इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम इंडिविजुअल की बात करते हैं। इंडिविजुअल कौन है? नेचुरल ह्यूमन बींग्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें मेल, फीमेल्स, माइनर और मेजर सभी बच्चे, बूढ़े, औरत, मर्द सब आते हैं। ठीक है डियर। अब नेक्स्ट आता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या है? इट इज़ अ रिलेशनशिप। ये एक रिलेशनशिप है जो क्रिएट किया जाता है ड्यू टू द ऑपरेशंस ऑफ हिंदू लॉ। इसमें मैनेजर कौन होता है? मैनेजर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज कॉल्ड कर्ता, और इसके मेंबर जो से होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम को-पार्टनर बोलते हैं। ठीक है डियर। अब आती है बात कंपनीज की। कंपनी क्या है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, रजिस्टर्ड की जाती है जो इंडियन कंपनी एक्ट 1956 के अंदर और एनी अदर लॉ, तो उसको हम कंपनी की डेफिनेशन में लेके चले जाते हैं। फर्म कौन है? फर्म इज एंटाइटल्ड हु कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस एज ए रिजल्ट ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के दौरान एग्जिस्टेंस में आती है बिटवीन द पर्सन। वो पर्सन क्या करेंगे? शेयर प्रॉफिट करेंगे बिजनेस का, और बिजनेस जो सा है कैरिड ऑन किया जा सकता है सभी के द्वारा या एनी ऑफ देम, किसी भी एक के द्वारा। पार्टनरशिप फर्म को हम सेपरेट लीगल एंटिटी के तौर पे नहीं मानते, जबकि येट इट हैज़ बीन रिगार्डेड एज ए सेपरेट लीगल एंटिटी, पर हम इसको सेपरेट लीगल एंटिटी मानेंगे इनकम टैक्स के अंदर, क्योंकि इनकम टैक्स के अंदर और अकाउंटिंग के अंदर भी हम इसको सेपरेट लीगल एंटिटी के तौर पे ही मानते हैं। बेसिकली पार्टनरशिप फर्म को हम 2 टाइप से डिस्कस करने वाले हैं। जो पार्टनरशिप फर्म कंडीशन फुलफिल करेंगे सेक्शन 184 की, और कुछ पार्टनरशिप फर्म जो फुलफिलमेंट नहीं करती कंडीशन 184 की। तो हम ये दोनों जो सी कंडीशंस हैं इनकम टैक्स की, ये आगे आने वाले चैप्टर्स जो पार्टनरशिप से रिलेटेड होंगे नेक्स्ट टाइम के, उसमें डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमें फर्म के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिफाइन करना है।
अब चलते हैं हम AOP BOI की तरफ। ये स्टूडेंट्स, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब क्या है? कोई भी पर्सन, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, मार्कफेड्स, नेफेड्स, कोई भी 3 या 4 पर्सन इकट्ठे होकर एक ग्रुप बना रहे हैं, आर द एग्जाम्पल ऑफ सच पर्सन। व्हेन द पर्सन कंबाइन टुगेदर टू कैरी ऑन द जॉइंट एंटरप्राइजेस, इकट्ठे मिलकर कोई काम करेंगे, दे डू नॉट कंस्टिट्यूट पार्टनरशिप, वो पार्टनरशिप नहीं बना रहे अंडर द लॉ। द असेसेबल, उनको दे आर असेसेबल, उनकी इनकम को कैसे असेस किया जाएगा? एज ए एसोसिएशन ऑफ पर्सन उनकी इनकम को असेस किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमें क्लियर हो रहा है कि एसोसिएशन पर्सन क्या है कि 2 या 3 बंदे इकट्ठे हुए, 2 या 3 पर्सन इकट्ठे हुए। पर्सन की डेफिनेशन में 7 पर्सन आते हैं, उन 7 पर्सन में से 2 या 3 पर्सन इकट्ठे हुए, उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई जिनमें वो ज्वाइंट काम कर रहे हैं। यहाँ पे लिख रहा है देखो, दे मस्ट कॉमन ऑपरेशन, उनका कॉमन ऑपरेशन होगा और कॉमन एक्शन होगा। किस लिए? ये कॉमन पर्पस के लिए। तो उस पर्पस से क्या है, उनका मेन पर्पस क्या है? इनकम अर्न करना। तो इसको हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन बोल देंगे। यहीं पर इसी के ऑपोजिट बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या है, उसमें हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल मेंबर होंगे, कैन नॉट हैव द नॉन इंडिविजुअल मेंबर्स। इसमें बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में ओनली इंडिविजुअल होंगे, ओनली नेचुरल बीइंग्स होंगे, नेचुरल ह्यूमन बीइंग्स होंगे, कैन बी ए मेंबर ऑफ द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। वेदर द पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ AOP और BOI इज अ क्वेश्चन फैक्ट डिसाइडेड इज अ केस सेपरेटली। अलग अलग केस में अलग अलग सेपरेटली हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की डेफिनेशन हमें क्लियर हो। अब बात आ रही है लोकल अथॉरिटी की। लोकल अथॉरिटी में क्या आ जाते हैं? म्यूनिसिपैलिटी आ गई, पंचायत आ गई, कंटोनमेंट बोर्ड आ गया, पोर्ट ट्रस्ट हो गए, इन सबको हम लोकल अथॉरिटीज बोलते हैं। अब आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन कौन से होते हैं? द पर्सन कॉरपोरेशन एस्टैब्लिश अंडर ए स्पेशल एक्ट, जो एक स्पेशल एक्ट के अंदर रजिस्टर हो रहे हैं। द बॉडी हैज़ द जुडिशियल पर्सनैलिटी, उसकी जुडिशियल पर्सनैलिटी है, एंड इट्स ओन टू नो। कहने का मतलब क्या है? ये स्पेशली किसी एक्ट के अंदर बनाए जाते हैं, इसको हम आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन बोल देते हैं। जैसे कि इसमें यूनिवर्सिटी आ जाती हैं, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आ गया, इस तरह के पर्सन्स को जो स्पेशल लॉ के अंदर बनाए जाते हैं, पार्लियामेंट में बेसिकली बनाए जाते हैं, तो इनको हम आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन बोल देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो सा है वो है डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ नेट टोटल इनकम। नेट टोटल इनकम क्या है? अब नेट टोटल इनकम के बारे में हम पढ़ते हैं। नेट टोटल इनकम पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है। तो ग्रॉस टोटल इनकम की बात करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 14 जो सा है ऑफ द इनकम टैक्स प्रोवाइड दैट द पर्पज ऑफ चार्ज द इनकम टैक्स एंड कंप्यूटेशंस ऑफ द टोटल इनकम। टोटल इनकम शैल बी क्लासिफाइड इन द 5 हेड्स ऑफ द इनकम। तो ये हमने 5 हेड्स इनकम टैक्स की जब बुक की है तो उसमें पढ़े हैं। जैसे सैलरी है, इसमें सेक्शंस 15 से 17 तक के सेक्शन इसमें कवर किए जाते हैं। हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन 22 से 27 तक कवर किए जाते हैं। PGBP में 28 से 44 तक कवर किए जाते हैं। कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, ये सारे सेक्शन हम इसमें पढ़ते हैं। अब बात आती है आफ्टर द एग्रीगेटिंग द इनकम अंडर द वेरियस हेड। अब क्या किया हमने? एग्रीगेट कर लिया इस इनकम को सभी हेडों की, और इसमें हम क्लबिंग भी करेंगे। क्लबिंग वाला जो चैप्टर किया है, लॉसेस जो से हैं उनको एडजस्ट करेंगे, जिसको हम सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस बोलते हैं। तो ये सब कुछ करने के बाद हमारे पास क्या निकल के आती है? ग्रॉस टोटल इनकम निकल के आती है। सर ग्रॉस टोटल इनकम निकलने के बाद क्या होगा? डिडक्शंस आती हैं। डिडक्शंस चैप्टर 6A में आती हैं। वो कितनी सारी डिडक्शन है? सेक्शन 80C से लेके 80U तक की डिडक्शंस हैं। आपको क्या करना है? सबसे पहले 5 हेड की इनकम को जोड़ना है।
उसके बाद क्लबिंग करेंगे हम उसकी, उसके बाद सेट ऑफ लॉस करेंगे। सेट ऑफ लॉस करने के बाद हमारे पास ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी। ग्रॉस टोटल इनकम आने के बाद 80C से लेकर TU तक की डिडक्शंस हैं वो लेस कर देंगे, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, टोटल इनकम निकल के आएगी, टोटल टैक्सेबल इनकम निकल के आएगी। तो जो इनकम निकल के आएगी ना, उसी को हम टैक्सेबल इनकम बोल रहे हैं। नीचे डिफाइन करेंगे नेट इनकम में, हमें यही लिखना है सारा कुछ, चाहे ग्रॉस टोटल इनकम है चाहे नेट इनकम है। ग्रॉस टोटल इनकम में तो आप यहाँ तक स्लो कर दोगे, ग्रॉस टोटल इनकम 5 हेड की इनकम में सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड और क्लबिंग वाला काम किया तो आपके पास ग्रॉस टोटल इनकम आ गई। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है नेट टोटल इनकम। तो नेट टोटल इनकम निकालने के लिए आपको 80C से लेकर TU तक की डिडक्शन लेस करनी है, जैसा कि यहाँ पे डिफाइन भी कर रखा है, आप देख सकते हो इस चार्ट में। ये सारा कुछ करने के बाद आपके पास ग्रॉस टोटल इनकम आ रही है, नीचे टोटल इनकम की डेफिनेशन दे रहे हैं। ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन 80C से लेकर TU तक की लेस की तो आपके पास टोटल इनकम निकल के आ गई। यही हमारी डेफिनेशन है नेट टोटल इनकम कैसे निकालनी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन है असेसमेंट ईयर्स और प्रीवियस ईयर्स, ये मैंने आपको जो मेरा लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें डिफाइन किए हैं, आप वहाँ पर जाके इसको पढ़ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन करेंगे, स्लैब ऑफ इनकम टैक्स फॉर द इंडिविजुअल। ठीक डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन है स्लैब ऑफ इनकम टैक्स फॉर इंडिविजुअल, तो इसको हम डिफाइन करने जा रहे हैं। अब तो इंडिविजुअल के स्लैब निकालने हैं। देखो ओल्ड रेजिम के अकॉर्डिंग हमारे स्लैब क्या है इंडिविजुअल के, यहाँ पर क्या है, सबसे पहले देखिए ओल्ड रेजिम के अकॉर्डिंग अगर रेजिडेंट सीनियर सिटीज़न है, ठीक है, एज जिसकी 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, बट लेस देन 80 ईयर्स है इन द लास्ट प्रीवियस ईयर्स। एक तो इस तरह का पर्सन आ जाएगा, एक पर्सन आएंगे जिनकी एज सुपर सीनियर सिटीजन है, जिनकी एज 80 से ज़्यादा है, और थर्ड आएंगे जो जिनकी एज जो सी है 60 से नीचे है, नॉर्मल हम जैसे पर्सन जिनकी एज 60 से नीचे है। उसमें HUA, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सनस, ये सारे कवर किए जा रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आया था कि इंडिविजुअल के स्लैब रेट निकाल के दीजिए। तो सबसे पहले हम इस कैटेगरी को डिफाइन करेंगे, इंडिविजुअल मेल और फीमेल जिनकी एज जोन सी है 60 से नीचे है। अगर उनकी टोटल इनकम 2.5 लाख तक की है तो उनको कोई टैक्स नहीं देना जी, 2.5 लाख तक उनका टैक्स नील है। बट अगर उनकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है बट 5 लाख से नीचे है, तो इस केस में 5% टैक्स लगेगा। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में उसने 2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाए, जो एक्स्ट्रा कमाए हैं उसके ऊपर 5% टैक्स बन जाएगा, और टैक्स कितना बनेगा, 12,500 बन गया। ठीक है फ्रेंड, अब नेक्स्ट करते हैं। वो कुछ पर्सन ऐसे होंगे जिनकी इनकम 5 लाख से भी ऊपर होगी, जिनकी इनकम 5 लाख से ऊपर है पर 10 लाख से नीचे, तब हमने उनके ऊपर टैक्स लगाना है। देखो 5 लाख तक के टैक्स वाले तो हमने पकड़ लिए, उनके ऊपर 12,500 लगा दिया। अब 5 लाख से ऊपर जितनी इनकम होगी उसके ऊपर कितना रेट लगेगा, 20% लगेगा, 20% रेट। पहला रेट 5% है, दूसरा 20% है। मान लीजिए अब उसने मैक्स 10 लाख रुपए कमाई, तो 5 लाख तक तो 12,500 बन गया। अब 5 लाख से 10 लाख के बीच में 5 लाख रुपए और एक्स्ट्रा कमा लिया उसने, जो एक्स्ट्रा कमाई उसके ऊपर 20% लग जाएगा टैक्स। 5 के ऊपर 20% कितना हुआ, 1 लाख। 1 लाख और 12,500, टोटल 1,12,500 उसको यहाँ तक अगर 10 लाख तक इनकम कमाता है उसके ऊपर लगेगा। मान लो 5,25,000 किया है तो 25,000 के ऊपर 20% लगेगा। हमने यहाँ पे माना कि पूरा 10 लाख रुपए कमाया। अब मान लीजिए उसकी इनकम 10 लाख से भी ऊपर चली जाती है। अगर उसकी इनकम 10 लाख से ऊपर चलेगी तो कितनी इनकम होगी, जितनी मर्जी हो, तो जितनी भी 10 लाख से ऊपर जाएगी उसके ऊपर 30% का स्लैब लगेगा। ये हो गया इंडिविजुअल का। अब सीधे सीधा बोलो, 2.5 लाख तक नील है, 2.5 से 5 के बीच में स्लैब लगेगा 5%, 5 से 10 के बीच में 20%, और 10 लाख से ऊपर 30%। ये होगी नॉर्मल बंदे की बात। अब बात करते हैं 60 ईयर से ऊपर वाले बंदे की बात। 60 से 80 के बीच में जो पर्सन आते हैं उनका क्या टैक्स रेट है। उनको थोड़ी सी रिलीफ दी गवर्नमेंट ने 50,000 की, जहाँ पे 2.5 था तो वहाँ पे 3 कर दिया, 3 लाख तक नील है,
3 लाख से 5 लाख के बीच में 5% रेट लगेगा टैक्स का, 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20% रेट लगेगा टैक्स का, 10 लाख से अबव वालों के ऊपर 30% लगेगा। ये वाले स्लैब सेम रहे, यहाँ पर 3 लाख कर दिया, 2.5 की बजाय 3 लाख कर दिया। 3 करने से उनको कितना फ़ायदा हुआ, सिर्फ 2500 रुपये का फ़ायदा हुआ, देख सकते हैं आप। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पर्सन की, सुपर सीनियर सिटीजन की। सुपर सीनियर सिटीजन को भी गवर्नमेंट ने थोड़ी सी हेल्प की, तो उनके लिए स्लैब बना दिया 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना आपको, 5 से 10 के बीच में आते हो तो 20% टैक्स देना, 10 लाख से ऊपर कमाते हो तो 30% के हिसाब से टैक्स दे देना। ये तो हमारा कौन सा सिस्टम था, ये हमारा ओल्ड टैक्स रजीम था, जिसके अकॉर्डिंग हमने ये इंडिविजुअल के स्लैब रेट की। अब चलते हैं हम न्यू टैक्स रजीम की तरफ। अब देखिए फ्रेंड्स, न्यू टैक्स रजीम में क्या है, अब ये न्यू टैक्स रजीम आया, उसमें क्या है कि इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए उन्होंने डिफ़ाइन कर दिया कि वो इस सेक्शन की हेल्प ले सकते हैं 115BAC की, जिसमें अगर कोई पर्सन चाहता है कि वो ऊपर वाले स्लैब में डिडक्शन नहीं क्लेम करना चाहता, तो यहाँ पे रेट देखिए बहुत छोटे कर दिए हैं। 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में आपका रेट 5% कर दिया। अब यहाँ पे 2.5 लाख बढ़ाते जा रहे हैं, 2.5 लाख यहाँ पे बढ़ गया, 2.5 लाख से 7.5 लाख के बीच में 10% है, 7.5 से 10 लाख के बीच में 15% है, 10 से 12.5 के बीच में 20%, 12.5 से 15 लाख के बीच में 25%, 15 लाख से ऊपर 30%। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हर स्लैब जैसे जैसे 2.5 लाख रुपए इनकम बढ़ती जा रही है, आपका रेट 5% के हिसाब से बढ़ता जा रहा है। 15 लाख के ऊपर अगर आपकी इनकम जाती है तो आपको 30% देना पड़ता है, जबकि पुराने रजीम में आपने देखा कि 10 लाख के ऊपर ही आपको 30% का रेट लग जाता था। तो ये फ़ायदा होता है सैलरीड, बेसिकली सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए ये थोड़ा सा आसान हो जाता है, उसको मतलब कि जिसकी इनकम ज़्यादा है उसको नई रजीम में चले जाना चाहिए, अदरवाइज़ ओल्ड रजीम बेटर देन न्यू रजीम। तो अभी यहाँ पे स्पेशल इनकम की बात हो रही है, जैसे अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमा रहे हो तो टोटल ट्रांजैक्शन टैक्स 15% है, ये अलग से पढ़ा रहा हूँ, वो क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है आपका। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, अगर आप शेयर्स के ऊपर पैसा कमा रहे हो तो कितना लगेगा, शेयर्स के ऊपर कमा रहे हो तो 10% है, अगर अदर एसेट्स के ऊपर कमा रहे हो तो 20% है। कैजुअल इनकम जो सोचिए जैसे लॉटरी हो गई, क्रॉसवर्ड पजल्स हो गए, है ना, तो उनके ऊपर 30% का रेट है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी फिनिश होता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब मैंने आपके साथ 8 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जिसमें डिफाइन एसएससी आ गया, एसएससी के अंदर 3 क्वेश्चन थे, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, एमएमआर, पर्सन की डेफिनेशन, जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 के अंदर ही पर्सन की डेफिनेशन ही है, उसको डिस्कस किया। नेट टोटल इनकम कैसे निकालते हैं वो बताया आपको। असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर जो हम प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ चुके थे, तो इस कारण इसको डिफाइन नहीं किया मैंने यहाँ पे। तो गिव द स्लैब ऑफ इनकम टैक्स फॉर इंडिविजुअल, ये भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो इस तरह से हमारे फर्स्ट चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। टेक केयर, बाय बाय।